सोचिए, एक शख्स जो कभी पाकिस्तान का सबसे कीमती मोहरा था, वही बाद में अल-कायदा का सबसे खतरनाक कमांडर बन जाता है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं इलियास कश्मीरी की। एक ऐसा नाम जो एक वक्त पर आतंक का ही दूसरा नाम बन गया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। साल था 2000, तारीख 27 फरवरी। जगह थी जम्मू और कश्मीर के राजौरी में एक बहुत ही दूर सुनसान सी भारतीय सेना की चौकी। उस सर्द रात को वहां जो कुछ भी हुआ, उसने दुनिया को एक बिल्कुल नए और भयानक खौफ से मिलाया। उस रात की बर्बरता को अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि उसने एक सैनिक का सिर एक ट्रॉफी की तरह लिया और उसे एक पाकिस्तानी जनरल को तोहफे में दे दिया। सोचकर भी रूह कांप जाती है ना। तो सवाल उठता है, आखिर ये आदमी था कौन? कैसे एक इंसान इतना वहशी बन सकता है? और कैसे वो दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार आतंकवादियों में गिना जाने लगा? चलिए आज इसी कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके इस क्रूर परिचय की। ये जो साल 2000 की घटना थी ना, ये दुनिया के लिए इलियास कश्मीरी की बेरहमी का, उसकी क्रूरता का एक तरह से पहला ट्रेलर था। तो उस रात हुआ क्या था असल में? देखिए, कश्मीरी ने पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्स एसएसजी की वर्दी पहन रखी थी और उसके साथ 25 आतंकवादी थे। उन्होंने बॉर्डर पार करके 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री की पोस्ट पर हमला कर दिया। इस हमले में 7 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने भारतीय सैनिक भाव साहेब तालेकर का सर कलम कर दिया और खबरों के मुताबिक उस कटे हुए सिर को एक ट्रॉफी की तरह उस वक्त के पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ को पेश किया गया। अब सवाल यह है कि किसी इंसान में इतनी हैवानियत आती कहां से है? ये समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा और देखना होगा कि आखिर कैसे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला लड़का एक हार्डकोर आतंकवादी बन गया। तो ये है उसकी कट्टरता की पूरी टाइमलाइन। देखिए, 80s की शुरुआत में वो एक बिल्कुल आम स्टूडेंट था, कम्युनिकेशंस पढ़ रहा था। लेकिन फिर दशक के बीच में ही उसने पढ़ाई छोड़ दी और कराची के एक कट्टरपंथी मदरसे में चला गया और बस यहीं से उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। दशक के खत्म होते होते पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की नज़र उस पर पड़ी। उसे भर्ती किया गया और पाकिस्तान की सबसे तगड़ी यूनिट एसएसजी से ट्रेनिंग दी गई। और नतीजा ये कि सिर्फ कुछ ही सालों में 1991 आते आते वो कश्मीर में आतंकी संगठन हुजी का टॉप कमांडर था। उसकी असली ट्रेनिंग, या कह लें कि असली भट्टी जिसमें वो तपा, वो थी सोवियत अफगान जंग। वहां वो मुजाहिदीनों को ट्रेन करता था। लेकिन इसी दौरान एक धमाके में उसकी एक आंख चली गई और एक उंगली भी कट गई। ये जो निशान थे ना, ये फिर जिंदगी भर उसकी पहचान का हिस्सा बने रहे। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां कश्मीरी खुद पाकिस्तान के लिए एक दोधारी तलवार बन गया। देखिए, कश्मीर में अपनी प्रॉक्सी वॉर लड़ने के लिए वो आईएसआई का एक बहुत ही कीमती लेकिन उतना ही खतरनाक एसेट था। ईसाई के लिए उसने क्या क्या किया? उसने ब्रिगेड 313 नाम का एक खूंखार, बिल्कुल सीक्रेट आतंकी दस्ता बनाया। ये दस्ता पीओके के कोटली में बने अपने बेस से कश्मीर में हमले करता था। और वो कितना बेखौफ था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 1994 में उसने मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए दिल्ली से विदेशी टूरिस्ट को किडनैप करने की कोशिश की। हाँ, वो प्लान फेल हो गया और वो भाग निकला। फिर 1995 में उसे भारतीय सेना ने पुंछ में पकड़ लिया। लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1997 में वो इंडिया की एक हाई सिक्योरिटी जेल से भाग निकला। और जब वो पाकिस्तान वापस पहुंचा तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ आया जब आईएसआई का ये सबसे कीमती हीरा अपने ही बनाने वालों के खिलाफ हो गया। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? कश्मीरी पाकिस्तान के ही खिलाफ क्यों हो गया? इसकी वजह थी 9/11 के बाद की दुनिया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर जबरदस्त दबाव डाला कि वो वॉर ऑन टेरर में उसका साथ दे और प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देने का फैसला कर लिया। कश्मीरी की नजरों में ये जिहाद के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, एक गद्दारी थी। फिर 2007 में जब पाकिस्तानी फौज ने इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर एक्शन लिया जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए, बस वो उसके लिए आखिरी कील साबित हुई। गुस्से से आग बबूला होकर कश्मीरी ने पाकिस्तान के खिलाफ ही खुली जंग का, जिहाद का ऐलान कर दिया। और यहीं से शुरू होता है उसका आखिरी और सबसे खतरनाक चैप्टर। अब वो बन चुका था अल-कायदा का ग्लोबल कमांडर। तो आईएसआई से सारे रिश्ते तोड़ने के बाद कश्मीरी ने सीधा उसामा बिन लादेन को अपनी वफादारी की कसम खाई और अल-कायदा का ग्लोबल ऑपरेशनल कमांडर बन गया। मतलब अब उसका खेल का मैदान सिर्फ कश्मीर तक ही सीमित नहीं था, अब पूरी दुनिया उसकी हिट लिस्ट पर थी।
और उसकी पहुंच कितनी बढ़ गई थी, इसका अंदाजा इन हमलों से लगाइए। 2009 में उसने अपने पुराने आकाओं पर ही हमला कर दिया, मतलब पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई के हेडक्वार्टर्स पर। 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में वो एक मेन हैंडलर था। फिर 2009 में उसने अफगानिस्तान में सीआईए के एक बेस को निशाना बनाया, और तो और उसने डेनमार्क में एक अखबार के दफ्तर पर भी हमले का प्लान बनाया था, जो खुशकिस्मती से नाकाम हो गया। डेनमार्क वाले हमले के लिए उसने जो निर्देश दिए थे वो उसकी क्रूरता को साफ साफ दिखाते हैं। उसने कहा था, एडिटर और कार्टूनिस्ट को ढूंढो, अपने चाकू निकालो और उनके सिर धड़ से अलग कर दो। मतलब वो सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो तो खौफ का एक तमाशा खड़ा करना चाहता था। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, उसके शिकार और उसके अंत पर। सीआईए बेस पर हमले के बाद अमेरिका ने उसे ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया और उसके सिर पर $50 लाख, जी हां, $5 मिलियन का इनाम रख दिया। फिर मई 2011 में जब ओसामा बिन लादेन मारा गया, तो उसके बाद इलियास कश्मीरी अमेरिका का नंबर 1 हाई वैल्यू टारगेट बन गया। मतलब अब अमेरिका की पूरी खुफिया मशीनरी सिर्फ और सिर्फ उसी के पीछे लग गई थी। तारीख थी 3 जून 2011, जगह पाकिस्तान का साउथ वजीरिस्तान। उसके खेल के अंत का स्टेज अब पूरी तरह सज चुका था। तो उसका अंत हुआ कैसे? सीआईए की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और हां, आईएसआई के जमीनी मुखबिरों, दोनों ने मिलकर उसे ट्रैक किया। वो एक सेब के बाग के बीच बने एक सेफ हाउस में छुपा हुआ था। तभी एक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन ने उस पर 1 नहीं, 2 नहीं, 4 हेलफायर मिसाइलें दागी और कश्मीरी अपने 8 साथियों के साथ वहीं ढेर हो गया। तो इस तरह दुनिया के सबसे वांटेड लोगों में से एक का एक बड़ा ही क्रूर अंत हुआ। लेकिन एक सवाल पीछे रह जाता है, क्या किसी एक नेता के मरने से उसकी विचारधारा भी मर जाती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।